नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आसित एजुकेशन एकेडमी पंचावली कुनेरा में स्थित है। कॉलेज के डॉक्टर अश्विनी कश्यप जी प्रबंधक बहुत ही सरल और सुशील स्वभाव के हैं। स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अश्विनी कश्यप पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अश्विनी कश्यप ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अश्विनी कश्यप ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। स्कूल के प्रबंधक ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। कोरोना काल के बाद स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अश्विनी कश्यप ने कहा कि बिना शिक्षा के मानव मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंधक जी ने बताया कि कॉलेज में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अश्विनी कश्यप ने बताया कि कॉलेज में अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। कॉलेज में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी की व्यवस्था भी है। देखिए एक रिपोर्ट कुमार गौरव के साथ आसित की। मैं हूँ जिला इटावा में। इटावा की अगर बात करूँ तो संस्था में बैठा हूँ। संस्था का नाम है असित एजुकेशनल एकेडमी। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कुछ संस्था का जो निर्माण हुआ था, संस्था का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या सोच के संस्था की शुरुआत करी थी। कोविड के समय आपने देखा था किस तरीके से पूरी तरीके से शिक्षा चौपट हो गई थी। जानने का प्रयास करता हूँ उस जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कैसे करी है संस्था ने, सरकार का सहयोग क्या रहा है, बच्चों को किस तरीके से शिक्षा ग्रहण कराते हैं। बहुत सारे सवालों के साथ बात करने का सिलसिला शुरू करता हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर अश्विनी कश्यप हूँ, इस संस्था का चेयरमैन हूँ और ये संस्था 2019 में हमने एस्टेब्लाइज़ की थी और 1 साल संस्था हमारी चल पाई थी और उसके बाद में फिर कोविड आ गया। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड के दौरान शिक्षा चौपट रही, ऑनलाइन क्लासें चलीं। ऑनलाइन क्लासें उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही क्योंकि मैं खुद टीचर एजुकेटर हूँ और प्रोफ़ेसर हूँ एजुकेशन में, तो उन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। ऑनलाइन क्लासें हमने चलाई हैं पर उतनी इफ़ेक्टिवली नहीं रही क्योंकि बच्चों को जब उनके हाथ में फ़ोन आ जाता था, तो वो पढ़ते कम थे और कार्टून है वग़ैरह-वग़ैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो ज़्यादा देखते थे। तो हमने इस पर कई सारे आर्टिकल भी लिखे थे, रिसर्च आर्टिकल, कि जो ऑनलाइन एजुकेशन थी, वो इफ़ेक्टिवली नहीं थी। वो एक तरह से कॉरम पूरा करने वाली बात थी। फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे कोविड खत्म हुआ, तो फिर हम अब कोशिश कर रहे हैं कि कोविड में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके और गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सके। अब आपने कहा कि हम उसकी कोशिश कर रहे हैं भरपाई, क्या-क्या एफर्ट कर रही है संस्था? सर, हम एक तो ऑफ़लाइन पूरी तरह से क्लास चला रहे हैं और टीचरों को बीच-बीच में हम छोटे-छोटे सेमिनार करवाते हैं, वर्कशॉप कराते हैं। क्योंकि मैं खुद टीचर एजुकेटर हूँ, मैं बीएड, एमएड और बीटीसी के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूँ। तो मैं इन हमारे यहाँ जो भी टीचर कार्यरत हैं, इन सभी टीचर्स को मैं बीच-बीच में वर्कशॉप देता रहता हूँ कि गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए और जो पीछे नुकसान हुआ है ड्यूरिंग कोविड उसकी भरपाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाए। सर, कोविड के समय सरकार का क्या सहयोग रहा था प्राइवेट संस्थान के लिए? सर, सभी की तो मैं नहीं कह सकता पर हमारे संस्थान को सरकार ने किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी। टीचरों को हमने लगभग 30 टू 40% पेमेंट दिया है और चूँकि बिल्डिंग हमारी खुद की है, तो हमें बिल्डिंग का ऐसा कोई किराया वगैरह नहीं देना पड़ा। बिजली का बिल हमें जेब से देना पड़ा और जो भी छोटे-मोटे खर्चे थे, मेंटेनेंस एटसेट्रा वो हमें अपनी जेब से ही करने पड़े। सरकार का कोई योगदान नहीं रहा। सरकार अगर चाहती तो प्राइवेट संस्थान के लिए क्या मदद कर सकती? सरकार चाहती तो जो टीचर घर पे बैठे थे चूल्ही तो उनकी भी जली है कोविड के दौरान। जो पूरी तरह से टीचर स्कूल पर ही डिपेंड थे जिनका घर का खर्चा स्कूल की तनख्वाह से ही चलता है, तो उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है। क्योंकि हम उनको पूरी तनख्वाह देते भी तो देते कहाँ से? क्योंकि स्कूल की अर्निंग बंद थी और मैं अपनी पॉकेट से कितना दे सकता था, जितना संभव था वो मैंने किया।
तो यदि सरकार चाहती तो थोड़ा बहुत यदि हमको ग्रांट तौर पर देती रहती तो टीचरों का उस दौरान जो शोषण हुआ है एक तरह से टीचरों के लिए जो समस्याएँ आई हैं, वो समस्याओं का उनको सामना नहीं करना पड़ता। तो सरकार ने ऐसा नहीं किया मेरे ख़्याल से किसी भी विद्यालय को सरकार ने इस तरह से कोई सहायता नहीं दी है। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर शिक्षा ही सब कुछ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। निश्चित ही जो व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, वो इंसान बन जाता है और जो व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है, मैं उसे जानवर के समान समझता हूँ। उसके अंदर एक अच्छे इंसान वाले गुण नहीं आ पाते हैं, वह ज़िंदगी को अच्छे ढंग से नहीं जी पाता है। मनुष्य जीवन सिर्फ़ एक बार ही मिलता है और यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उस जीवन को अच्छे ढंग से वो जी लेता है और पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जानवर की तरह जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। तो मैं समझता हूँ और जो भी बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं उनका भी यही कहना है और हम सभी यही कहते हैं कि भई जो शिक्षित हो जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो शिक्षित नहीं होगा वो यहीं पर रह जाएगा। तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। सर एक सवाल और आपसे है, बहुत समय हो गया आप शिक्षा क्षेत्र से एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जी, हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। जी। बच्चे अपनी मूल संस्कृति, संस्कारों से बहुत दूर जा रहे हैं। संस्था, आप, मैनेजमेंट क्या प्रयास करेगा इसको बचाने का? सर देखो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारे जो पूर्व में जो संस्कार होते थे, जो हमारे जो सिस्टम होता था, उसको छोड़ कर के वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाते जा रहे हैं। स्कूलों में, सोसाइटी में, हर जगह एवरीवेयर हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, बच्चों को खुली छूट दे रहे हैं, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, हमारे संस्कारों को वो भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। तो इसमें जो शैक्षिक संस्थान हैं, वो एक बहुत अच्छा प्ले रोल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं, उनको हम हमारे जो पूर्व के जो सिस्टम रहे हैं, उनके आधार पर हम फॉलो करें और उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर लागू करें, इम्प्लीमेंट करें और माता-पिता भी इस पर सहयोग करें। वेस्टर्न कल्चर को छोड़ें और हमारा जो कल्चर था, उसी कल्चर को हम अपनाएँ। निश्चित ही हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा, हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। सर एक सवाल आपसे भी है एज़ अ प्रिंसिपल, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे आपके यहाँ अभी हैं, आने वाला अप्रैल का नया सेशन है और लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे क्या कहना? मैं तो कहना चाहता हूँ कि अभी जो कोविड के टाइम पे थोड़ी परेशानियाँ आई हैं हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन और हमारे टीचर्स जो भी उठाई हैं, अब धीरे-धीरे रिकवर कर रहा हूँ और बच्चे आएँ और अच्छी एजुकेशन लें। मैं उनको चाहता हूँ कि अगर अच्छे बनेंगे, तो आगे कुछ कर सकते हैं। जो जो भी है आजकल शिक्षा का ही महत्व है, जो शिक्षित नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं। जी, सर एक सवाल आपसे है, एक चूँकि एज़ अ प्रोफ़ेसर एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया। क्या लगता है आपको सरकार को एजुकेशन के सेक्टर में ऐसा क्या करना चाहिए, जिससे कि एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने मैं तो बहुत सारे सेमिनार्स में यही बोलता हूँ। एक्चुअली आज की डेट में हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चौपट हो रहा है। मैं विदेशों में जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं थाईलैंड में गया हूँ, इंडोनेशिया में गया हूँ, जर्मनी में गया हूँ और भी कई देशों में मैं गया हूँ। तो मैंने जब वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखा, तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कहीं पर भी नहीं टिकता है। हमारी सरकारों को शिक्षा पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आज की डेट में हम देख रहे हैं बीटीसी कॉलेज, बीएड कॉलेज जहाँ पर टीचर तैयार होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर नॉन अटेंडिंग पास आउट हो रहे हैं और जब कोई टीचर नॉन अटेंडिंग रह कर के पास आउट होकर के जा रहा है, तो उसको एक्चुअल में पढ़ाने का नॉलेज ही नहीं रहेगा। हम एक फौजी को बिना ट्रेनिंग दिए यदि हम बॉर्डर पर भेज दें, तो क्या वो गोली चला पाएगा? नहीं चला पाएगा, वो तुरंत दुश्मन की गोली से मर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है जो सबसे बड़ी कमी है कि हमारे देश में आज की डेट में जो टीचर तैयार हो रहे हैं, वो अच्छे टीचर तैयार नहीं हो रहे हैं और वो फिर जहाँ भी पढ़ाने जाते हैं, वो बंटाढार करते हैं। वो सैलरी लेते हैं और जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है। बिज़नेस के तौर पर बहुत सारे स्कूल वाले स्कूल चला रहे हैं। उनको तो सिर्फ़ पैसे से मतलब है, उनको गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। उनको हमारे देश के संस्कारों से कोई मतलब नहीं है। उनको अनुशासन से कोई मतलब नहीं है। उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा देने से कोई मतलब नहीं है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि शिक्षा पर
पूरी तरह से फोकस करें। यदि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाती है, तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनके कई सारे ऐसे काम हैं जो बहुत अच्छे हैं, तारीफ़ काबिल हैं। धारा 370 उन्होंने हटाई, बहुत अच्छा तारीफ़ काबिल काम किया उन्होंने। उन्होंने राम मंदिर का जो इतने सालों से जो मुद्दा चलता आ रहा था, कभी कोई कुछ कह रहा था, कभी कोई कुछ कह रहा था, उन्होंने इस मामले को निपटा दिया। बहुत अच्छे ये 2-3 काम उनके बहुत अच्छे हैं। मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगा और भाजपा के सभी नेताओं, सभी मुख्यमंत्रियों से मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि आप शिक्षा पर और फोकस कर लीजिए। आपने यदि शिक्षा पर फोकस कर लिया, शिक्षा व्यवस्था यदि आपने अच्छी कर दी, तो निश्चित ही अमेरिका और ये जो बड़े-बड़े देश जो हमसे आगे हैं, वो सब पीछे हो जाएँगे। भारत के आगे कोई भी टिकने वाला नहीं होगा, यदि हम शिक्षा में सुधार कर लें तो। सर आपने मोदी जी का नाम लिया तो मुझे एक चीज और याद आ गई। क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान में 135-140 करोड़ की आबादी है और हमारे देश में 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, ये हमारे देश की उपलब्धि है या शर्मनाक है? उपलब्धि तो है, अच्छी बात है उन्होंने विषम परिस्थितियों में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। पर एज़ ए प्रोफ़ेसर मैं कहना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को लगातार आप लॉलीपॉप देते रहोगे, लगातार खाने-पीने की चीज़ें देते रहोगे तो वो नकारा हो जाएगा। वो काम नहीं करेगा, वो दिन भर ताश खेलेगा और उसको राशन तो मिल ही रहा है, आराम से खा पी के शाम को सो जाएगा, जिससे हमारा देश खाई में जाएगा। जहाँ ज़रूरत थी, उस समय दिया क्योंकि उसमें काम भी नहीं था, उस समय देना उचित था। लेकिन अब कंटिन्यू रखना, वो उचित नहीं है क्योंकि वो 80 करोड़ लोग नकारा हो जाएँगे और वो काम नहीं करेंगे, वो उसी पर डिपेंड रहेंगे, ना वो अपने बच्चों को पढ़ाएँगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। उससे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो ज़रूरतमंद हैं एक्चुअल में, जिनके पास एक्चुअल में नौकरी नहीं है, जो हट्टे-कट्टे नहीं हैं, विकलांग हैं, उनको दो आप। जो वास्तव में गरीब हैं, जिनको रोज़ी-रोटी के लिए भटकना पड़ रहा है, जिनके पास रोज़ी-रोटी नहीं है, उनकी मदद करो। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जो लोग काम करके, पैदा करके अपना पेट भर सकते हैं, अपनी रोज़ी-रोटी कर सकते हैं, उनको देना मैं समझता हूँ कि देश को गड्ढे में ले जाने वाली बात है। तो मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है, आपने एक अच्छी पहल की और विषम परिस्थितियों में आपने उन लोगों का भी पेट भरा। तो लेकिन अब उसपे स्टॉप करना चाहिए, धीरे-धीरे उन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। मोदी जी खुद कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, आत्मनिर्भर बनो। तो ये जो 80 करोड़ लोग हैं, ये आत्मनिर्भर नहीं है, ये गवर्नमेंट निर्भर है, सरकार पर निर्भर हैं और ये सरकार पर निर्भर बने रहेंगे, हमारा देश खड्डे में जाता जाएगा। सर नववर्ष का आगमन है, चंद दिनों का समय रह गया, गणतंत्र दिवस है। आपकी तरफ से जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को क्या शुभकामनाएं? जी नव वर्ष मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का, हमारे प्यारे भाइयों का, क्षेत्रवासियों का, देशवासियों का, सभी का नव वर्ष मंगलमय हो और आने वाला नव वर्ष बहुत सारी खुशियाँ लाए और जो पीछे खराब स्थितियाँ रही हैं हमारे देश की, हमारे समाज की, उनमें सुधार हो, लोगों को रोज़गार मिले, पढ़ाई अच्छी हो और हर तरह से हमारा देश आगे बढ़े। नव वर्ष के लिए हमारी पूरे देशवासियों के लिए यही शुभकामनाएँ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको, संस्थान को आने वाले नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।